हेलो पीपल, तो क्या बोलती पब्लिक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टिया के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है, तो फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक से आपको आपकी आने वाली एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा और सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस वाली वीडियो में थ्योरी प्लस क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मिट्टियों का वर्गीकरण सबसे पहले देखेंगे। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी विज्ञान संघ IUSS का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। इन्होंने आधिकारिक रूप से मिट्टियों के लिए वैश्विक निर्देशन आधार WRB, तो फ्रेंड WRB का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड रेफरेंस बेस, इसका फुल फॉर्म है, को संघ की पद्धति के रूप में अपनाया। विश्व निर्देशन आधार की संरचना और संकल्पना और परिभाषा FAO यूनेस्को मिट्टी वर्गीकरण व्यवस्था द्वारा प्राप्त अनुभवों से काफी हद तक प्रभावित है। तो आगे बढ़ेंगे। मिट्टियों के वर्गीकरण की प्रथम व्यवस्था अमेरिका में कार्टिस FA मार्बट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संशोधित मार्बट व्यवस्था मिट्टी को 3 मुख्य भागों या क्षेत्रीय क्रम में विभक्त करता है। तो फर्स्ट वाला देखेंगे, क्षेत्रीय मिट्टियां वे है जो बड़े क्षेत्र में या जलवायु में अपनी विशेष भौगोलिक विशेषताओं के साथ पाई जाती है। सेकंड देखेंगे, अंतर क्षेत्रीय क्रम में वैसी मिट्टियां शामिल है जो जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था वाले स्थान या जहां वातावरणीय गतिरोधों के कारण काफी समय से मिट्टी बनने की प्रक्रिया नहीं हुई है। थर्ड वाला देखेंगे, इंजुनल क्रम में नई मिट्टियों को शामिल किया जाता है और इन्हें परिपक्व मिट्टी नहीं माना जाता है। सामान्यतः ये मूल पदार्थ का प्रतिनिधित्व करती है जो पर्याप्त समय मिलने पर परिपक्व मिट्टी में बदल सकती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। जो मिट्टी को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है वे है 6। फर्स्ट नंबर देखेंगे लेटराइट मिट्टी, सेकंड नंबर लाल मिट्टी, थर्ड नंबर लाल व पीली मिट्टी, फोर्थ नंबर काली मिट्टी, 5 नंबर लाल मरुस्थलीय मिट्टी और छठे नंबर पर है टुंड्रा मिट्टी। कौन सी मिट्टी? टुंड्रा मिट्टी। ये 6 जो मिट्टियां है यह निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है इन मिट्टियों को। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण व्यापक क्षेत्रीय विविधता और रंग संगठन तथा स्थान के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो वे कौन से 8 वर्ग है? फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हम जलोढ़ मिट्टी, सेकंड नंबर पे हमारी लाल व पीली मिट्टी और तीसरे नंबर पर कौन है? काली मिट्टी, ठीक है। और चौथे नंबर पर है लैटेराइट मिट्टी, चौथे नंबर पर है। और 5वें नंबर पर कौन है? मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी, यह 5वें नंबर पर है। और छठे नंबर पर है वनीय और पर्वतीय मिट्टी। और 7वें नंबर पर है पीट तथा दलदली मिट्टी। और 8वें नंबर पर है लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी, यह 8वें नंबर पर है। तो फ्रेंड्स ये जो 8 ही है मिट्टी के प्रकार, इसके ऊपर अभी हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लाल व पीली मिट्टी के ऊपर। तो इस तस्वीर में आप समझ सकते हो लाल व पीली मिट्टी। तो चलो इसके ऊपर डिटेल देखेंगे। प्रायद्वीप के 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर 18.6% क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी का विस्तार है। यह क्रिस्टलीकृत आग्नेय चट्टानों पर जहां वर्षा कम होती है उधर यह विकसित होती है। जैसे दक्कन पठार का पूर्व और दक्षिण भाग, इसमें यह विकसित होती है, ठीक है। और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में एवं पश्चिम बंगाल, दक्षिण उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार है। जैसे कि मैंने अभी बताया कौन से राज्यों में इन मिट्टी का विस्तार होता है। तो रिवीजन कर लेंगे, फिर से एक बार पढ़ूंगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में एवं पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार होता है। तो आगे बढ़ेंगे हम। इस लाल व पीली मिट्टी में लौह के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। किसके कारण इसका लाल रंग होता है? ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण रंग लाल होता है इस मिट्टी का। जब लौह क्रिस्टल का संलयन जलयोजित जिसे कहा जाता है हाइड्रेटेड अवस्था में होता है तो ये पीली दिखती है। तो इधर क्या बताया गया है? जब लौह क्रिस्टल का संलयन हाइड्रेटेड अवस्था में होता है तब ये पीली दिखती है, ठीक है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा चूने की कमी पाई जाती है। इसमें क्या कमी पाई जाती है? ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा चूने की कमी इस वाली मिट्टी में पाई जाती है। एवं लोहा, पोटाश तथा एल्यूमिनियम का अंश अधिक होता है इस मिट्टी में, ठीक है। ये सामान्यतः उपजाऊ होती है। ये मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है ये मिट्टी। और सिंचाई द्वारा इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, दलहन, गेहूं आदि की खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स इस वाली मिट्टी में किस चीज की खेती की जाती है? तंबाकू, बाजरा, दलहन, गेहूं आदि की खेती की जाती है इस मिट्टी में, ठीक है। और ये सामान्यतः उपजाऊ होती है ये मिट्टी और सिंचाई द्वारा इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, दलहन, गेहूं आदि की खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे हम
दूसरे मिट्टी का प्रकार, उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। तो इसे कहा जाता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसे हम डिटेल से समझेंगे। जलोढ़ मिट्टी के विशाल मैदान नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटी एवं केरल की तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर 4.4% क्षेत्र में है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, जलोढ़ मिट्टी जो है इसे विशाल मैदान नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटी एवं केरल की तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर और 4.4% क्षेत्र में है ये मिट्टी। ठीक है, इन मिट्टियों का निर्माण मुख्यतः 3 नदियों से होता है। वे नदी है सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है इन मिट्टियों का निर्माण। इसका रंग हल्का भूरा तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की मिट्टी है। तो इसका रंग कौन सा होता है, हल्का भूरा होता है तथा गठन में रेतीली में दोमट प्रकार की मिट्टी होती है ये वाली जलोढ़ मिट्टी। तो आगे बढ़ेंगे। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमि में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व है। ठीक है, तो इधर क्या बताया गया है, उच्च भूमि में क्या है, अपरिपक्व तथा निम्न भूमि में परिपक्व है। ठीक है, याद रखना इसे। इन मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस, अम्ल व चूना प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है। ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल व चूना प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है, जो गन्ना, खरीफ, गेहूं, अन्य खाद्यान्न और दलहन फसलों के लिए आदर्श है। याद रखना इसे भी। इसके उच्च उर्वरता के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है और ऐसे क्षेत्र घनी आबादी वाले होते हैं। ऐसे क्षेत्र कौन सी आबादी वाले होते हैं, घनी आबादी वाले होते हैं ऐसे क्षेत्र। ठीक है, और इन मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस, अम्ल व चूना प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है, जो गन्ना, खरीफ, गेहूं, अन्य खाद्यान्न और दलहन फसलों के लिए आदर्श है। आगे बढ़ेंगे। नए जलोढ़ को खादर तथा पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ठीक है, नए जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, इनका विस्तार एक संकरनी पट्टी के रूप में राजस्थान व गुजरात तक हुआ है। इनका विस्तार एक संकरनी पट्टी के रूप में राजस्थान व गुजरात तक हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हमारी तीसरी मिट्टी का प्रकार देखेंगे, काली मिट्टी, जिसे कहा जाता है ब्लैक सॉइल। आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में आप, इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर तथा 15.2% भू क्षेत्र पर है। ठीक है, यह ज्वालामुखीय लावा के अपक्षय से बनती है। ये जो काली मिट्टी है यह ज्वालामुखीय लावा के अपक्षय से बनती है। किसके कारण बनती है, अपक्षय से बनती है। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र में हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो काली मिट्टी है इसका सर्वाधिक विकास कौन से राज्य में हुआ है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुआ है सर्वाधिक विकास। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में इन मिट्टियों का विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में इन मिट्टियों का विकास हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इसे रेगुर व कपास की खेती हेतु सर्वोत्तम होने के कारण काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो फ्रेंड्स इस वाली काली मिट्टी में है ना, इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये जल से संतृप्त होने पर मृदु हो जाती है। तो ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, यह जल से संतृप्त होने पर मृदु हो जाती है तथा सूखने पर इनमें गहरी दरारें बन जाती है। ये मिट्टी सूखने के बाद इसमें गहरे दरारें बन जाते हैं, जिससे सतह जुताई, सेल्फ प्लॉगिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, पोटास, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है। ठीक है, ये किस चीज से समृद्ध होती है, लोहे, चूने, पोटाश, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से यह समृद्ध होती है। परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है इस वाली मिट्टी में। किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है ये काली मिट्टी में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। कपास की कृषि के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। इसके अलावा जड़दार फसलों जैसे चना, सोयाबीन, तिलहन, सफोला, मोटे अनाजों आदि के लिए ये उपयुक्त है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, जिसे कहा जाता है लेटेराइट सॉइल। ये लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 3.7% क्षेत्र पर विस्तृत है। इनका विकास उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये मिट्टियाँ सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी, सातपुड़ा, विंध्य, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में मिलती है। ये घाटियों में भी पाई जाती है। ये जो मिट्टी है लेटराइट घाटियों में भी पाई जाती है। और ये मिट्टियाँ सह्याद्री, पूर्व घाट, राजमहल पहाड़ी, सातपुड़ा, विंध्य, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में मिलती है ये लेटराइट मिट्टी। ये सामान्यतः
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जो इस राज्य से है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम, इनको पता ही होगा। ठीक है, उनकी तो कुछ बात नहीं है, और जिनको पता नहीं है आप इसे नोट डाउन करके रखना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। ये जो लेटराइट मिट्टी है, इसको ईंटें बनाने में काम किया जाता है। ठीक है, घर बनाने में जो ईंटें यूज करते हैं, इस मिट्टी से बनते हैं वो वाले ईंट। ये मिट्टियां सामान्यतः लोह तथा एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। किसके कारण समृद्ध होती है? लोह तथा एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा ह्यूमस की कमी होती है। तो ठीक है, इसे आपको याद रखना है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा ह्यूमस की कमी होती है इस लेटराइट मिट्टी में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट मिट्टी है मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी, जिसे कहा जाता है एरिड सॉइल। ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिटेल जानेंगे। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा तथा दक्षिण पंजाब के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। ठीक है, ये मिट्टी बजरी युक्त होती है। कौन सी युक्त होती है? बजरी युक्त होती है, तथा ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है इस वाली मिट्टी में। इसमें घुलनशील लवणों तथा फॉस्फोरस का उच्च प्रतिशत मिलता है। इस वाली मिट्टी में क्या मिलता है? घुलनशील लवणों तथा फॉस्फोरस का उच्च प्रतिशत मिलता है। सिंचाई द्वारा इसमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों आदि उगाए जाते हैं। तो इसमें ये जो मिट्टी होती है एरिड सॉइल, इसमें क्या उगाया जाता है? सिंचाई द्वारा इसमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों आदि उगाए जाते हैं इस मरुस्थलीय मिट्टी में। इसका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसे वनीय मृदा भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी को, इसको वनीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है, यह नवीन व अविकसित मिट्टी है जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। ठीक है, ये जो मिट्टी है ना, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसमें पोटाश, चूना व फॉस्फोरस का अभाव होता है। इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसमें क्या प्रचुर मात्रा में मिलता है? ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है इस मरुस्थलीय मिट्टी में। पर्वतीय ढालों पर इसमें फल के वृक्ष लगाए जाते हैं। तो ये जो एरिड सॉइल है ना, इस पर पर्वतीय ढालों पर इसमें फल के वृक्ष लगाए जाते हैं। ये जो होती है ना, ये मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी, यह अम्लीय होती है, याद रखना इसे भी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट है मिट्टी वनीय और पर्वतीय मिट्टी, जिसे कहा जाता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको बैकग्राउंड साउंड है ना जो अजीब सा आ रहा होगा तो प्लीज माफ कर देना। तो चलो स्टार्ट करेंगे। पहाड़ी मिट्टी मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। और वुडलैंड्स और जंगलों से कार्बनिक पदार्थों के जमाव से बनती है ये मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी आमतौर पर शुष्क और ठंडे जिलों से लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिले, किन्नौर जिले आदि में स्थित है, याद रखना इसे। और पहाड़ी मिट्टी ज्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर और प्रायद्वीप, पूर्वी घाट और में भी पाई जाती है। ये जो वनीय और पर्वतीय मिट्टी है ना, यह किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर और प्रायद्वीप, पूर्वी घाट और में भी पाई जाती है। ये मिट्टी पूर्वी घाट में पाई जाती है, याद रखना इसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नदी घाटियों के साथ साथ नदी की छतों पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा नदी घाटियों के साथ साथ नदी छतों पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी मिट्टी ज्यादातर हिमालयी क्षेत्रों, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर और प्रायद्वीप, पूर्वी घाट में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे आप नोट डाउन करके रखना। जो मैं सभी पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो सभी आप नोट डाउन करके रखो। आपकी आने वाली एग्जाम में आपको ये जरूर हेल्प करेंगे क्वेश्चन। सह्याद्री के शिखर हिमालय पर्वत में मिट्टी विशाल विविधता है। ठीक है, पर्वतमालाएं और पर्वतीय मिट्टी ऐसी विविध किस्मों में से एक है। तो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नदी घाटियों के साथ साथ नदी की छतों पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये वाला भी पॉइंट रिपीट हो गया। लेकिन ढलानों के पार आमतौर पर अलग अलग बनावट की मिट्टी पाई जाती है। ढलानों के पार आमतौर अलग अलग बनावट की मिट्टी पाई जाती है। महीन बनावट वाली मिट्टी मुख्यतः नदी घाटियों या बाहरी मैदानों में पाई जाती है। इन पहाड़ी जिलों के अन्य हिस्सों में मिट्टी सामान्यतः पथरीली और उथली है, उसमें कार्बनिक पदार्थ की कमी है। ठीक है, याद रखना है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट वाली मिट्टी है पीठ तथा दलदली मिट्टी। हमारी नेक्स्ट मिट्टी है जिसे कहा जाता है पीटी सॉइल, जिसे कहा जाता है। ठीक है, पीट मिट्टी आर्द्रयुक्त जलवायु में बनती है। ये जो पीट मिट्टी है ना, यह आर्द्रयुक्त जलवायु में बनती है। सड़े गले वनस्पतियों से बनी इस मिट्टी का विकास केरल तथा तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में हुआ है। ये जो पीठ तथा दलदली मिट्टी है ना, इसका विकास हुआ है केरल तथा तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में से इसका विकास हुआ है। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ एवं घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है इन मिट्टी में। किंतु पोटाश तथा
फास्फेट की कमी होती है इस वाली मिट्टी में। यह मिट्टी काली, भारी व अम्लीय होती है। ये जो मिट्टी है ना, ये काली, भारी व अम्लीय मिट्टी होती है। दलदली मृदाएं तटीय उड़ीसा, सुंदरवन, उत्तरी बिहारी के मध्यवर्ती भागों को तथा तटीय तमिलनाडु में पाई जाती है ये दलदली मृदाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। निम्न क्षेत्रों में जलाक्रांति जिसे कहा जाता है वाटर लॉगिंग और तथा अवायुवीय दिशाओं में इस मृदा का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण किधर होता है? जल क्रांति, वाटर लॉगिंग जिसे कहा जाता है, और तथा अवायुवीय दिशाओं में इस मृदा का निर्माण होता है। इसमें फेरस आयरन होने से इसका रंग नीला होता है। तो फ्रेंड्स इसका रंग नीला होता है। ठीक है, ये अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है। इस प्रकार की मृदा में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। कौन सी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट है लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी जिसे कहा जाता है सैलाइन एंड बेसिक सॉइल जिसे कहा जाता है। यह पश्चिम गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के शुष्क भागों में कुल 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। ये जो मिट्टी है ना, लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी, ये पश्चिम गुजरात, ठीक है, याद रखना है, गुजरात नहीं, पश्चिम गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के शुष्क भागों में कुल 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पाई जाती है। इस मिट्टी के केशिक तत्व क्रिया जिसे कहा जाता है कैपिलरी एक्शन जिसे कहा जाता है, इसके सतह पर लवणों की परत जम जाती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, इसलिए यह अनुर्वर होती है ये वाली मिट्टी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। ये अनुर्वर मिट्टियां रेल कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, चौपन आदि अनेक स्थानीय नामों से जानी जाती है। इन मिट्टियों का उपचार उचित अपवाह, इप्सम तथा पाइराइट्स के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। इन मिट्टियों का उपचार कौन से प्रयोग द्वारा किया जा सकता है? जिप्सम तथा पाइराइट्स के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। तो हमारी थ्योरी यहाँ पे खत्म हो गई। तो इसके बाद देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है फ्रेंड्स? जलोढ़ मृदा यह सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा जलोढ़ है। आगे बढ़ेंगे। भारत की उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनती है? तो ये भारत की उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनती है? तलोचन से बनती है, याद रखना इसे भी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितनी है? 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर है। आगे बढ़ेंगे। गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। इसे भी आपको याद रखना है और इस वाले क्वेश्चन को आप आईएमपी करके रखना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? इसका सही आंसर है गोल्ड मृदा के कारण यह निर्मित हुई है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? कौन सा है? लाल और पीली मृदा है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप में से पाई जाती है। इसका सही आंसर है मालाबार तटीय क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में आपको मिट्टियों के प्रकार और उसका वर्गीकरण मैंने आपको डिटेल से समझाया है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। और उसके बाद 10 एमसीक्यू मैंने लिया है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।